नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे दिमागी नक्सल की, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की। आज हम बताएंगे कि कौन है दिमागी नक्सल और जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया तो उनका आशय क्या था और विपक्ष ने इसे अपने ऊपर हमला क्यों मान लिया। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन कागर और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाकर देश को नक्सलवाद से मुक्त करा दिया। 31 मार्च 2026 को सरकार ने देश के नक्सल मुक्त होने की घोषणा भी कर दी। लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसी का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलवाद का सफाया तो हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत दिशा में घसीटने के लिए वो भांति भांति के दांव चला रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, जानना होगा, समझना होगा। प्रधानमंत्री का इशारा राष्ट्र विरोधी सोच रखने वाले वैसे लोगों की तरफ था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। हथियार लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करने वालों की पहचान तो हो जाती है, क्योंकि वे खुलेआम ऐसा करते हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में राष्ट्र विरोधी सोच घर किए हुए है, उसकी पहचान करने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिमागी नक्सल की पहचान बताते हुए कहा कि जो हाफिज को साहब कहे, जो आतंकी याकूब मेनन की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताए, जो आतंकी सरगना ओसामा को जी कहकर सम्मान दे, जो जाकिर नायक को शांति का मसीहा बताए, जो इशरत जहां को देश की बेटी और बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान बताए और साथ में भारत के सेना अध्यक्ष को सरकछाप गुंडा कहे, वह दिमागी नक्सली है। और इनकी पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि इनके हाथों में नक्सलियों की तरह हथियार नहीं होते, ना ही ये समाज में अपनी वर्दी या अपने अलग ठिकानों में रहते हैं। नक्सली दिमाग वाले लोग हमारे और आपके साथ ही रहते हैं, समाज में घुले मिले रहते हैं। कोई राजनीति में होता है, कोई मीडिया में, कोई सरकारी सिस्टम में घुसा रहता है, तो कोई विश्वविद्यालयों में छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा होता है, तो कोई समाज सेवी का मुखौटा लगाए फिरता है। जेएनयू का छात्र शर्जील इमाम जब कहता है कि हम भारत के चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, तो इस सोच को क्या कहा जाएगा? जाहिर है यह नक्सली दिमाग है। देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के दिमाग को नक्सली दिमाग नहीं कहेंगे तो अब क्या कहेंगे? धारा 370 के खात्मे का विरोध करने वालों की सोच को नक्सली दिमाग क्यों ना कहा जाए? दिमाग में नक्सली सोच रखने वाले ये लोग हथियारबंद नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक दिमागी नक्सल हजारों हथियारबंद नक्सलियों की फौज खड़ी कर सकता है। राष्ट्र विरोधी सोच को सरकार विरोधी सोच बताकर उसे लोकतांत्रिक फ्रेम में ढालकर युवाओं को राष्ट्र के विरोध में खड़ा कर सकता है। किसानों, छात्रों और महिलाओं को नक्सली दिमाग अपने प्रभाव में ला रहे हैं और सरकार या पार्टी विशेष के विरोध की ढाल के पीछे उन्हें अपने एजेंडे के लिए तैयार कर रहे हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वालों की सोच को नक्सली दिमाग नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्र प्रेम। भारतीय सेना के जिस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का पाकिस्तान रोना रोता रहता है, उसी ऑपरेशन की सफलता के लिए अपनी ही सेना से सबूत मांगने की सोच को नक्सली दिमाग नहीं कहेंगे तो क्या देश प्रेम कहेंगे? ऐसे नक्सली दिमाग की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इनकी पहचान करने के लिए इनकी गतिविधियों, इनके बयानों, इनकी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना जरूरी है। मुंबई अटैक में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान ने हिंदू पहचान के साथ मुंबई भेजा था, लेकिन देश की राजधानी में उच्च पदों पर बैठे नेता जब मालेगांव और समझौता ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के लिए भगवा आतंकवाद का टर्म इस्तेमाल करेगी तो उनके दिमागी नक्सल ही कहेंगे इसे। प्रधानमंत्री के नक्सल दिमाग वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट किया और साथ में साइन अप एक्सक्लेमेशन लगाया और उन्होंने कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यह बिल्कुल सच है कि नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस की सरकार का रवैया कभी भी साफ नहीं रहा। सरकार का एक धड़ा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करता था, तो दूसरा धड़ा इसे भटके हुए और नाराज लोग बताकर इसका बचाव करते थे। इसी अस्पष्ट नीति के कारण 2004 से 2014 के बीच करीब 1851 सुरक्षा बलों के जवान सहित करीब 7000 लोगों की जान इन नक्सलियों ने ले ली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिदम्बरम के एक्स पोस्ट पर हमला करते हुए इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह दिमागी नक्सल नहीं बल्कि प्योर नक्सल है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सल अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नक्सलियों के खिलाफ चिदम्बरम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
झीरम घाटी अटैक में 32 कांग्रेसी नेता की जान चली गई थी। नक्सलियों ने अपनी गोलियों से इन्हें भून दिया था। इन नक्सल अटैक में छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस नेतृत्व, जो बड़ी पंक्ति थी, ऊपर की पंक्ति, वो पूरी की पूरी खत्म कर दी गई। वीसी शुक्ला सहित कई शीर्ष कांग्रेसी नेता इसमें मारे गए। बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हथियारबंद नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है दिमागी नक्सली? क्या हिंसक नक्सलियों का जिस तरीके से सफाया हुआ, उसी तरीके से नक्सली सोच का सफाया भी जरूरी है? क्या झीरम घाटी नक्सल अटैक और चिदम्बरम के नक्सली दिमाग वाले पोस्ट के बीच कोई कनेक्शन है? नक्सली दिमाग वाले मोदी के बयान से विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? क्या नक्सली दिमाग या नक्सली सोच की पहचान समाज के लिए अब जरूरी हो गया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद जो विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है उनको भी सुनते हैं। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान हैं, जेनजी के आंदोलन से बहुत परेशान है, और अब जेनजी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं, और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो, वो दिमागी नक्सल है? प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं मिलता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो, कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जा रहा है। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, माफी मांग सके छात्रों से तो मांगे। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा VC शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को
छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। इस विषय को लेकर आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। तो दिमागी नक्सल कौन है? इस बयान के, दिमागी नक्सल के वाले बयान के बाद से अपने आप सारे नक्सली दिमाग वाले जो हैं लोग वो सामने आ रहे हैं। और ये भी एक मुझे लगता है कि एक साथ की गई विपक्ष की चाल है कि सभी लोग एक साथ करें कि हाँ मैं नक्सली हूँ, हाँ मैं दिमाग से नक्सली हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही कहा और पी चिदम्बरम जी ने भी यही कहा। करेंगे इसी पे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं परिचय करा दूँ। मधु मुकुल त्रिपाठी है, एडवोकेट है, सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी आपका भी स्वागत है। और प्रदीप वैश्य जी हैं, नेता बीजेपी के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ लेखराज भी जुड़ेंगे, सीपीआई के नेता हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं आदेश श्रीवास्तव जी से करना चाहता हूँ कि आदेश श्रीवास्तव जी, आपके नेता पी चिदम्बरम जी ने कहा है कि हाँ मैं दिमागी नक्सली हूँ, हालांकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाया है उन्होंने अपने ट्वीट में। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है। तो दिमागी नक्सल से जो बात प्रधानमंत्री बोलना चाहते थे वही वाले नक्सल वो बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? और जो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि ये नक्सली दिमाग नहीं बल्कि पूरा नक्सल ही है, मैं चाहूंगा कि आप प्रतिक्रिया दें इस पे। मुकेश जी, मेरा नाम आदेश भारद्वाज है, ना कि श्रीवास्तव जो है। आदेश भारद्वाज ही मैंने कहा, श्रीवास्तव का। अच्छा, चलिए मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। जी जी। अर्बन नक्सल के बारे में जो है ने आरटीआई लगी, तो गृह मंत्रालय से जवाब आया था कि इस तरह का कोई संगठन नहीं है और ना ही इस तरह के हमारे पास कोई जानकारी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक ख्वाब आया और उनको लगा कि अर्बन नक्सल है, और जिस तरह के संदर्भ में कहा गया छात्रों की जो ये धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पे और दूसरी जगहों पे हो रहे हैं, उसके लिए ये माना गया कि उन्होंने जिस तरह से आदरणीय सीजेआई साहब ने कॉकरोच कहा, उन्होंने उनको अर्बन नक्सलवादी कहा। और इसी कारण से एक नहीं, बहुत सारे छात्र नेताओं ने, बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि हम अर्बन नक्सली हैं क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं। ये तो सच्चाई है कि पिछले 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्लियामेंट के अंदर आते नहीं हैं, आते हैं तो किसी सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं देते। इस सेशन में तो पूरी तरह से आए ही नहीं, ना गृह मंत्री आए, ना आए तो आपके नेता भी नहीं, वो तो सदन के बाहर घूमते रहे, सदन के भीतर नहीं गए। और जो संदर्भ की बात करी आदेश जी आपने, वो संदर्भ आपने अपने मन से ले लिया। ये संदर्भ किस आधार पे लिया आपने? ये संदर्भ मैंने इस आधार पे लिया, आदरणीय लोकसभा के स्पीकर साहब ने संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा कि गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को हाउस में बुलाइए। राज्यसभा के सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय ने कहा संसदीय कार्य मंत्री को, गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री बुलाइए, तो सबके सामने है। लेकिन तो फिर तो वो आए ना, तो उसके बाद तो आप ही नहीं आए। उनके कहने बावजूद भी
हाउस में आए नहीं और किस तरह के विजुअल और ये सब दिखाए जाते थे। तो ये इन तमाम चीजों से वो लगता है कि जब ये सवाल आ जाते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं बचना चाहती है। नहीं, मैं दिमागी नक्सल से आप क्या समझते हैं मैं वो समझ रहा हूँ। पी चिदम्बरम जी ने कहा जो हम दिमागी नक्सल मैं भी हूँ, तो मैं इसे वो किस संदर्भ में वो बोल रहे थे, जरा उसको भी तो समझाइए। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नहीं बच्चों ने वो क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई सवाल पूछा नहीं, उनका वो नीट का एग्जाम तो दिए नहीं थे, जो उनका लीक हो गया पेपर, उनके घर से भी किसी ने नहीं दिया था। तो फिर जो वो जो कह रहे हैं कि मैं भी दिमाग से नक्सली हूँ, तो वो किस आधार पे कह रहे हैं? बस ये आपका मानना हो सकता है कि उनके घर से किसी ने नहीं दिया, उन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन भारत की ये संस्कृति, ये सभ्यता और ये मॉडल रहा है कि हम इस पूरे भारत को एक मानते हैं। और अगर हमारे बच्चे नहीं, वो तो पर्सनल होकर के बोल रहे थे ना, नेता होकर रूप में तो बोल रहे थे, वो तो पर्सनल होकर बोल रहे थे जी कि मैं भी दिमाग से नक्सल हूं, क्योंकि जब गृह मंत्री थे वो, तब तो नक्सलियों के खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं। नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी एज ए गृह मंत्री, उन्होंने तो किया नहीं। वो तो अभी जाकर के अमित शाह जी ने किया है, और 31 मार्च 2026 के बाद से नक्सलियों का देश में सफाया हो चुका है। अब कोई नक्सली नहीं है, ये ऐलान किया जा चुका है सरकार की तरफ से। इसका मतलब इस पूरी सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए कि जब 21/5 को ये सारा नक्सली खत्म हो गए थे, तो दिनों में कहां से पैदा हो गए? वही है ना, आपके दिमाग वाला नक्सली नहीं खत्म हुआ था ना, अब उसकी मुहिम शुरू हो रही है। आपके दिमाग में जो नक्सल है ना, वही बात तो कह रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। आप देखिए, जो देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, जो कह रहे हैं कि हम चिकन नेक को बंद करके भारत के और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, क्या आप उसको आप दिमागी नक्सल नहीं मानते? जो कहते हैं धारा 370 अभी तक होना चाहिए, जो उसके खत्म होने का विरोध करते हैं, वो क्या दिमागी नक्सल नहीं है? जो अलगाववादी तत्व आपके देश में है, आपकी सरकार में भी थे, क्या वो नक्सल दिमाग के नहीं है? जिस खालिस्तानी ने आपके प्रधानमंत्री की, आपके नेता की और देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, क्या वो नक्सली सोच के व्यक्ति नहीं थे, नक्सली दिमाग के लोग नहीं थे? क्या कहेंगे उनके लिए? कानून है मुकेश जी, ये भारत का बहुत खूबसूरत कानून तो ये भी कानून के हिसाब से ही हो रहा है ना, कोई ऐसा थोड़ी आपके दिमाग का ऑपरेशन करके खोजा जा रहा है। आपके दिमाग का ऑपरेशन थोड़ी किया जा रहा है, निकाल नहीं कहां पे है वो नक्सल दिमाग, कहां पे उसको ढूंढ के निकाल लें हम। ये अहंकार लाल किले की प्राचीर से झलक रहा था उन बच्चों को, सारे नेताओं को, उन लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो तब को झलक रहा था कि ये किस तरह के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की जनसंख्या बढ़ जाने पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाने की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल को घटाने की बात करते हैं, 1 लाख स्कूल घटा देते हैं। तो ये जेनजी और जेनजी अल्फा समझ रहा है, ये जेनजी और जेन अल्फा समझ रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो सीटें बढ़ाने की प्रधानमंत्री सोच रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी जनसंख्या के लिए स्कूल बढ़ाने के बजाय 1 लाख स्कूल कम कर देते हैं। तो ये जो सवाल जिनके मन में उठते हैं उनको, और ये जिस तरीके से आप फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं आदेश जी, मुझे लगता है ये भी नक्सल दिमाग की ही सोच है। स्कूलों की संख्या अगर कम हो रही है तो उसके पीछे रीजन बताइए ना, क्यों हो रही है? स्कूलों की संख्या क्यों कम कर रहा है? जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो पूरी बताइए ना, आप अधूरा एक तरफ की बात बता रहे हैं। भाई, जिन स्कूलों में गांव में बच्चे नहीं आ रहे थे, दूर जा रहे थे, उन सबको मर्ज किया गया है। जो स्कूल बनाए गए उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, वहां पर टीचर, कहीं पर स्कूल में टीचर थे तो स्टूडेंट्स नहीं थे, जहां स्टूडेंट्स थे वहां पर टीचर नहीं थे, तो उनको मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद जो है वो एक बड़ा स्कूल का उसे रूप दिया गया, सारे बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया गया। तो स्कूलों को कम करने की बात नहीं है, ये केवल नंबर्स हैं। ये चूंकि नीति आयोग पूरा विस्तृत रिपोर्ट देती है, तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इतने सारे गांव के स्कूलों को बंद करके, इतना मर्ज करके ये कैपेसिटी वाली स्कूल बना दी गई। तो कैपेसिटी वाली बात आप करते नहीं, आप कहते स्कूल बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। ये एक तरफा क्यों बोलते हैं आप? पेरेंट्स इन स्कूलों को बंद होना बुरा मानते हैं, आप उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि कौन पेरेंट्स? कोई पेरेंट्स नहीं, सारे गांव के जो पेरेंट्स है ना, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे, कोई उस स्कूल में भेज नहीं रहा था। ये रिपोर्ट लिखी और उसमें लिख पूरे रीजन, आप रिपोर्ट को पढ़िए, आप हेडलाइन पे केवल मत जाइए। आप यही वकालत करें कि बाकी जो बच गए उनको भी बंद करा दें, 9 लाख को जो है। भाई, हम कौन होते हैं बंद करवाने वाले आदेश जी? नहीं, आप तो समर्थक हैं उसके बंद। समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं कि पूरी बात बताइए। बच्चे, आप अधूरा सच जो है ना, अधूरा सच बताइएगा, वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। बच्चे डीएम के दफ्तर पे जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी डिमांड बता रहे हैं, वो कॉपी ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं,
वो टॉयलेट ना होने की शिकायत। फिर दूसरी बात को दूसरी बात से जोड़ देते हैं आप लोग। पर किसी भी बात को किसी, यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिदम्बरम जी ने जो व्यक्तिगत रूप से कहा कि मैं दिमागी रूप से नक्सल हूँ, वो किस तरीके से है? गैर वाजिब लगती है। नहीं आदेश जी, मैं आपके नेता के बारे में कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं दिमागी रूप से नक्सली हूँ। उन्होंने कहा है ना, बाकायदा ट्वीट किया है, तो वो क्या संदर्भ था उनका, वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री हर पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को नक्सली मानते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका इस देश के कानून में, उसको अपने मौलिक अधिकार में, उसको एक नागरिक के अधिकारों की जानकारी है। ये सरकार ठीक है, मैं बीजेपी के हमारे पास प्रदीप वैश्य जी है, मैं चाहूंगा जी कि एक बार आपकी बात को भी सुन रहे हैं। मैं सुन ली आपकी बात भी सुन ली हमने। प्रदीप वैश्य जी हमारे साथ हैं, मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी हैं। प्रदीप जी, जो जिस तरीके से आदेश जी आरोप लगा रहे हैं कि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है नक्सली उसको बोला गया है, खासतौर पे स्टूडेंट्स को बोला गया है, जो सवाल पूछते हैं उन सवाल पूछने वालों को नक्सली दिमाग बताया है, संदर्भ वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है? आपकी आवाज, प्रदीप जी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है जी। एक मिनट सर, अभी आ रही है सर आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति ये बार बार बोले कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार, हमारे साथ लेखराज जी हैं। लेखराज जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लेखराज जी, आपको मिल रही है आवाज? मधु मुकुल त्रिपाठी, मधु मुकुल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही जी, है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मधु मुकुल जी, आपने भी ये सुना और आपसे बात भी हुई थी इस सिलसिले में। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? मैं जो प्रधानमंत्री के बयान और विपक्ष का जो विरोध, मैं दोनों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, ये क्या है पूरा मसला? दोनों को वस्तुतः वे करते हुए मैं आपको एक तो पहले साधुवाद दूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को आपने उठाया। दूसरा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सही चीजों को गलत तरीके से लोग लेते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि वास्तव में वो दिमागी नक्सल हैं। अभी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जरा जवाब दे दूं। अभी आदेश जी कह रहे थे कि हमने आरटीआई लगवाया, आरटीआई में अर्बन नक्सल नहीं आया। अब इनसे जरा पूछिए कि भगवा आतंकवाद क्या आरटीआई में आया इनको? क्या ये अर्बन नक्सल अगर नहीं है और भगवा आतंकवाद भी नहीं है तो क्या दिमागी नक्सल नहीं है ये लोग? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो आवाज अभी मैं सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा अफगानिस्तान, सॉरी उसका चिदम्बरम, नहीं, अरविंद केजरीवाल जो वहां के आतंकवादी ग्रुप पन्नू जैसे लोगों को सपोर्ट करता है, वो कह रहा था कि जो व्यक्ति प्रश्न उठाता है उसके लिए इन्होंने कहा दिमागी नक्सलवाद। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, 1975 में क्या राजमाता गायत्री देवी ने कोई प्रश्न उठाया था? क्या स्नेहलता ने, जिनका बर्बर, हम क्षमा चाहता हूं, हत्या कर दी गई, उन्होंने प्रश्न उठाया था? भाई ये लोग क्या या तो ये लोग इनका सन्निपात हो गया है, ये चीज भूल गए हैं और बकवास करते हैं। अब बात आती है कि किस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले तथाकथित काकरोचों ने, मैं क्षमा चाहता हूं, युवा नहीं थे सारे, केवल मुट्ठी भर लोगों को आप पूरे भारत देश के युवाओं से नहीं जोड़ सकते। युवा यानी ईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, युवा अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वहां पर युवा जाकर के भारत माता के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे थे। वहां पर ये सारे के सारे जो तथाकथित दिमागी नक्सल हैं, जो उबल कर कीड़े की तरह निकल रहे हैं, पहुंचे थे। झारखंड में कोई काकरोच क्यों नहीं पहुंचा? क्या उन विद्यार्थियों की निगाह, उनकी मांग, जो अपना एक वैधानिक मांग कर रहे हैं, वो गलत है? वहां कोई नहीं पहुंचा। तो वस्तुतः माननीय प्रधानमंत्री इसी चीज को इंगित कर रहे हैं
कि यहां पर दूसरे के अधिकार, आप अब ये कहेंगे कि मुझे संविधान में अधिकार दिया है अपने वैचारिक चीजों को रखने का, विचार को प्रकट करने का। ये जरा पढ़ लें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(4) को। हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो सब्जेक्ट टू है। मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या मैं गाली देना शुरू कर दूंगा आपको कि मैं तो स्वतंत्र हूं? क्या सरकार उसको रोकेगी नहीं? अभी मैं कहूं कि चिदंबरम एक अपराधी है, क्या ये मैं अलाउ किया जाऊंगा? अभी इन्होंने कहा कि विरोध कर रहे हैं। मेरे भाई जरा ये पढ़ लिया करें, लोग बगैर पढ़े लिखे लोग नेशनल मीडिया में आ जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। एक आदमी जब विदेश जाता है तो यहां जाकर विप्लव करता है, हाँ वो दिमागी नक्सल है। फिर दूसरी बात आप देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप एंकर हैं, क्या एंकर रहते हुए आप अपने जो आपका डायरेक्टर है उसका बगैर मतलब का विरोध, वैचारिक मतलब हो सकता है बिल्कुल, लेकिन क्या उसका विरोध करेंगे? तो लीगल फील्ड का इस समय जो गार्जियन है वो सीजीआई है। इन मूर्ख लोगों को, मैं क्षमा चाहता हूं शब्द यूज कर रहा हूं, मूर्ख लोगों को इतना पता होना चाहिए कि किसको भड़का रहे हैं, इस देश को कहां बर्बाद कर रहे हैं। पहले देश का विभाजन कर दिया, कश्मीर में वो महबूबा मुफ्ती वो कह रही है 370 का जो आतंकवादियों का समर्थक है, जो आतंकवादियों को खुलकर समर्थन करती है, वो कह रही है कि मैं नक्सल हूं। एक चीफ जस्टिस सीजीआई, मैं उसका सीजीआई का व्यक्तिगत विरोध करो आप, लेकिन उस पद की गरिमा रखोगे, संवैधानिक पद है वो। अगर मैं किसी पप्पू को यहां उल्टा सीधा बोलूं, हमारा एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमें कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। उसको मैं अपशब्द नहीं बोल सकता, उसको व्यक्तिगत रूप से मैं विरोध कर सकता हूं। ऐसे हमारा सीजीआई है, हमारे चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल, कानून के प्रमुख हैं, कुल उनका विरोध, एक मिनट क्षमा चाहता हूं, वो लोग कर रहे हैं जो भी इसमें पैदा नहीं हुए। अरे भाई, इन लोगों का दिवालियापन हो गया है क्या? दिमाग मानसिक केवल मानसिक दिवालिया ही नहीं है। अब अर्बन, मैं बिल्कुल हेमंता मिश्रा को सुन रहा था, बिल्कुल शर्मा जी को मैं समर्थन करता हूं। अगर उस व्यक्ति ने, अगर चिदंबरम ने उसमें होम मिनिस्टर रहते हुए एक्शन नहीं लिया, बोला नहीं, तो वो एक नक्सल से ज्यादा खतरनाक है। एक अगर मैं सशस्त्र वही कह रहे कि जो करता हूं, नक्सली हैं, जो आपको दिखते हैं, जो नक्सली दिख रहे हैं, जिनके हाथ में हथियार हैं, चर्चा कर रहे थे दिमागी नक्सली की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला के प्राचीर से किया था। और हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं और ब्रेक से पहले मधु मुकुल त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे, मैं उन्हीं के पास वापस जाऊंगा। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करें। त्रिपाठी जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है जी सर। जो सशस्त्र नक्सल है वो क्या करेगा? 2 को मारेगा, 3 को मारेगा, 4 को मारेगा। लेकिन जो दिमागी नक्सल है, एक तो परिप्रेक्ष्य में आपको दिख नहीं रहा, दूसरे वो बैकग्राउंड में जाकर के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। और वो बहुत सारे लोग, एक नहीं हजारों की संख्या में इस देश का नुकसान करेंगे। आपको इस राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता पहले ध्यान में रखना होगा। लेकिन नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और एकता से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता का भूख है। संजय सिंह बकवास कर रहा है, अरविंद केजरीवाल बकवास कर रहा है, जो यहां पर पंजाब में जाकर वहां के आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहे हैं। वो महबूबा मुफ्ती जो वहां के आतंकवादियों को समर्थन दे रही है, वो चारा चोर का 9वीं फेल लड़का जिसको तेजस्वी कहते हैं, वो बकवास कर रहा है। अरे भाई, बिलबिला करके कीड़ों की तरह आप बाहर आ रहे हो, आप साबित कर रहे हो देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है और पिछले 12 वर्षों से आपको सबक सिखा रही है, समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे भाई, थोड़ा बौद्धिकता को लेके चलो। लेकिन मधु जी एक सवाल है, जितना क्लियरली आप बोल रहे हैं और जितनी क्लैरिटी आपको है, उतनी क्लैरिटी बहुतों को नहीं होती है। और उसी क्लैरिटी नहीं होने के कारण युवाओं को भटकाया जा रहा है। और वो जो भटकाने वाले लोग हैं, उन्हीं को दिमागी नक्सली लोगों ने कहा, उन्हीं को दिमागी नक्सली ने कहा। तो लेकिन इतनी बातें जो भाई आपको भी तो करनी होगा। मैं प्रदीप जी के पास एक बार जाऊंगा। प्रदीप जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप प्रदीप जी की आवाज? जी प्रदीप जी, आपको बीच में बार बार रोक देना पड़ा था, ऑडियो सही नहीं था। ये बताएं, ये जो दिमागी नक्सली जिसको इंगित करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, क्या आपको लगता है कि उसको विपक्ष फिर दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है?
अरे मुकेश जी, आप मुझे एक बात बताइए, बीते 12 वर्षों में सरकार के किस पक्ष को विपक्ष जो है सही दिशा लेके गया है? 3 आम चुनाव बीत गए, जनता ने नकार दिया। सरकार दिन को दिन कहने लगे तो संसद से निकलते ही बाहर उस पर चर्चा होती है, अरे अरे आधी रात को ये दिन कह रहे हैं। तो अगर हमने इस प्रकार की छवि और इस प्रकार की तस्वीरें देखी हैं तो ये अपने आप में ही क्लियरिटी बहुत ज्यादा है कि विपक्ष करता क्या है। विपक्ष एक बार सवाल पूछता है, सरकार उसको मानना शुरू करती है, ये उस पर क्या करते हैं, पता है कि शून्यकाल होता है और बहुत सारे काल होते हैं, लेकिन विपक्ष जो है अचलता उनके दिमाग में भरी हुई है, उसी के कारण से। अब ये देखिए, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों पे 4 आंखें नहीं होती हैं, उनके भी 2 ही आंखें होती हैं, वो भी मानव जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन हर समाधान का जिसके लिए समस्या हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर समाधान के लिए कभी पढ़ा लेता है, कभी कभी वो सफाई से रहता है, गंदगी से रहता है, और वो जो ये बोले कि मेरी डपली में ही सबसे बढ़िया राज बचता है, उसे मानसिक नक्सल कहते हैं। जो कहे कि संसार को बचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही असली हूं, और सुबह से लेकर शाम तक हर चर्चा में जो यही बोले उसी मानसिक नक्सल कहा जाता है। अब आते हैं विपक्ष की बात पे, तो देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अगर कोई भी अच्छा काम करती है तो उस पे सबसे पहले परेशानी विपक्ष को होती है। उसके हकों को कुतर्क के साथ प्रस्तुत करना ये विपक्ष का काम होता है। और उससे भी बड़ी बात एक होता है भ्रम शास्त्र। वर्तमान में भारत देश में जितने भी लोग विपक्ष में हैं वो भ्रम शास्त्र के महारथी हैं, उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 2004 से 2014 तक अगर आरटीआई लगाई गई होती तो कोई नहीं कहता कि इस देश में आतंकवादी हैं, लेकिन बनारस, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद आतंकवादी हमले हुए ना, आतंकवादी हमले हुए। बिल्कुल। तो ये जो इंडी गठबंधन है, ये किसी भी अच्छे काम या किसी भी काम का अगर विरोध कर दे तो समझ लीजिए वो काम देश के हित का है, और यही दर्शाता है कि ये मानसिक तौर पे नक्सली है। बिल्कुल, मैं आदेश जी के पास जाऊंगा। आदेश जी, आपके हिसाब से दिमागी नक्सली जो जिसे बताया, आपने बता दिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं वो दिमागी रूप से नक्सली है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं को कहा है। 2-4 सवाल मेरे हैं, क्या उनको आप लोग क्या कहें, यानी कांग्रेस क्या कहेगी? जैसे जो कि बीजेपी ने, सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है कि हाफिज़ को साहब कहने वाले लोग, जो याकूब मेनन की किलिंग को जुडिशियल किलिंग बताते हैं, जो ओसामा को जी कहते हैं, जो शर्जील इमाम जो ये कहता है कि भाई चिकन नेक को काट दो तो भारत नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, इनके लिए आप लोग कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? मुकेश जी, आपको तो याद होगा कि हाफिज सईद जी को जो है कंधार कौन छोड़ के आया था? ये देशभक्त हाफिज सईद जी को भाई छोड़ के आया था, उसमें परिस्थिति क्या थी, क्या तो उस पर जिक्र करेंगे, उसका जिक्र करेंगे तो फिर तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी ना। मैं बोल रहा था कि ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोग जो करते हैं, जो जैसे आपने भी कहा, भी हाफिज सईद जी कहा आपने, ओसामा जी कहा आपके दिग्विजय सिंह ने, भगवा आतंकवाद टर्म का यूज किया, शर्जील इमाम ने ये कहा कि चिकन नेक को काट दो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो अलग हो जाएगा। 370 का धारा 370 को हटाए जाने का जो विरोध जो लोग करते हैं, उसके लिए कांग्रेस कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करती है, कौन सा शब्द यूज करेगी, मैं ये जानना चाहता हूं। मुकेश जी, आप अच्छे एंकर हैं, आपसे आपके 2-3 साथियों ने बड़े विस्तार से कई बातें कही हैं, मुझे उनका जवाब देना है। आप अगर सुनना का मादा रखेंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा, अन्यथा मैं यहाँ बंद कर दूंगा। बताइए, नहीं तो कल आप मुझे भी कुछ कह देंगे। आप बताइए, मैं तो सुनूंगा। अच्छा लगेगा कि गलत है तो आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, तो मैं पाठी जी को कहना चाहता हूँ कि वो पीली शर्ट पहन रहे हैं, बड़ा अच्छा सा तिलक लगा रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद, तो भगवा आतंकवाद आरके ने कहा था, इन्होंने गृह राज्य मंत्री बनाया था। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि बगैर पढ़े लिखे,
तो जो प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री पहले एमए की दिखाते हैं, फिर बीए की दिखाते हैं, उसके बाद कानून बनाते हैं कि कोई प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देगा, और ये लोग दूसरों को अनपढ़ बताते हैं। मेरा नेता दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से क्या आदेश भारद्वाज जी, आप कुछ भी बोल लेते हैं भाई। दुनिया नहीं करा क्या? एफिडेविट निकाल लो। एफिडेविट तो निकाल लिया, क्या पढ़ा किसी, सबको पता है सर। मोदी जी का भी निकाल लो। सबका पता है भाई, आप उस पर बात मत करो ना भाई। मैं देखिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा, फिर चोट लगेगी आपको। प्लीज आप वो बातें मत करें। क्या था कि बीच में आपने इतने गंभीर प्रोग्राम को एकदम बिल्कुल जो है ना कॉमेडी शो कर दिया आपने। बैठा अगला नकली के बैठा, आप असली बताने लग रहे हो। नहीं, आप आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप वही करें ना आदेश जी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि आप उनके लिए क्या कहेंगे जो हाफिज सईद को साहब कहते हैं, जो ओसामा को जी कहते हैं, और जो बुरहान वानी को भटका हुआ युवा कहते हैं, जो इशरत जहां को बेटी कहते हैं। तो उनके लिए आपके पास टर्मिनोलॉजी क्या? अगर उसको अब दिमागी नक्सली नहीं कहेंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? औरों को भी नक्सली कहेंगे, भी रुक जाओ बता देंगे। अरे भाई साहब, इनके लिए बता दीजिए ना, इनके लिए क्या कहेंगे? मादा रखो यार, बुरा मत मानना। अरे भाई साहब, मैं इतने शांत से, इतने अच्छे तरीके से पूछ रहा, आप जब गुस्सा हो रहे हैं आप तो। इसलिए क्योंकि जो बात सच है वो आप आने नहीं देना चाहते। आप इन झूठों के साथ खड़े हो गए हैं। अरे आज तो कोई किसी को रोक नहीं सकता सर, सोशल मीडिया है। आप अपने ट्विटर से ट्वीट कर दीजिए, फेसबुक पे लाइव कर दीजिए, कौन रोक लेगा आपको? ये इतना समय नहीं है। हाँ, इन्होंने हमें मूर्ख कहा, और आपके चैनल पे 2-3 बारी कहा, और मेरे नेता को भी कहा। वाकई हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम महामूर्खों से जिद कर रहे हैं। हम महामूर्खों के साथ बैठे हैं। मूर्ख भी इंसान ही होता है सर, अब इसमें क्या है? जिसकी समझदारी ठीक है, मतलब इसमें गाली थोड़ी है। तो बैठा दिया आपने, महामूर्ख बैठा दिए, जो अपने आप को इतना ठीक है। आप लोग देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे तो अच्छा। मैं मुकुल जी को भी कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। और उन्होंने आपको नहीं कहा था, उन्होंने आपको नहीं कहा था, उनको स्पेशल नहीं कहा। सॉरी, हाँ, उन्होंने आपको नहीं कहा। भगवा आतंकवाद का शब्द कांग्रेस ने आयोजित किया था, कांग्रेस की देन है। अब यही हम कहेंगे, पढ़ के नहीं आए हैं। जब पढ़ के नहीं आएंगे तो यही बोलेंगे। आपको याद होगा कि भगवा आतंकवाद शब्द शिंदे का था, और भगवा आतंकवाद शब्द के लिए तो आपको मैं याद दिला दूं, सुशील शिंदे जी का बयान आ गया बाकायदा इंटरव्यू में। सुशील शिंदे ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। सुशील शिंदे गृह मंत्री उसके बाद बने थे, उन्होंने क्लियर कर दिया है इसको। भाई ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये बैठ जाते हैं नकली लोग बनके, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, उनकी बटुकाएं खींचते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, ऐसे टिल्ला लगा रखा है। आप विषय पर रहेंगे या हम लोग डिसकंटिन्यू करें? बुला लेते हैं आप। नहीं, आप आदेश जी प्लीज। आप, मैंने बहुत ही कैटेगोरिकली सवाल पूछा आपसे कि जो लोग हाफिज सईद को साहब कहते हैं, ओसामा को जी कहते हैं, इशरत जहां को बेटी कहते हैं, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, और याकूब मेनन की हत्या को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, उसके लिए आपके पास क्या शब्द है? उनको किस दिमाग से बोला? उसको समर्थन करने वाले लोगों को दिमाग को आप क्या कहेंगे? बहुत ही इंटेलिजेंट कहेंगे आप, मूर्ख भी नहीं कहेंगे उनको। अयोग्य लोगों को लेके अपना भी टाइम वेस्ट करते हो अपने दर्शकों। आदेश जी, मैंने छोड़िए ना उन लोगों को, मैं अभी तो वो चुपचाप सुन रहे हैं आपको। आप बताइए ना। और वैसे जी तो आपकी बात लगा करके, वो फोन लगा करके बात करने लगे हैं। प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी अगर आपका कॉल हो गया हो तो मैं आपके पास आऊं? नहीं सर, मैंने वो आप ही से करने के लिए अच्छा, ऑडियो के कारण। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस वाले तो बोल नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि जो आज कहा इन्होंने, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा, क्या सुधांशु त्रिवेदी जी की बात में और भी कुछ जोड़ना चाहिए आपको? क्योंकि उन्होंने 4-5 शब्दों में, लेकिन उन्होंने ये चिकन नेक वाली बात नहीं कही, 370 वाली बात नहीं कही। तो ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है वो नक्सल दिमाग, या आपको लगता है कि नहीं जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो बात है? और कांग्रेस इतना बौखला क्यों गई है इस बात से? इसमें कांग्रेस को डायरेक्ट तो आपने निशाना बनाया नहीं है। सर, अंग्रेजी में एक कहावत है, हैंड इन ग्लव्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो दिमागी नक्सली और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, आप बताइए, थिंक टैंक बनाए जाते हैं कि आप कोई व्हीकल खरीदते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, आप उसको अपने लिए आप एसेट बनाते हैं ताकि वो आपके काम आए। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के ये सब एसेट, दिमागी नक्सली उनके एसेट हैं।
ये अकेले तो कुछ कर नहीं पाते। 2014 के बाद से, जब से इनकी सरकार गई है, तब से क्या है कि सर, हाँ, शहरी और दिमागी नक्सलियों की एक खूबी और होती है कि मुफ्त की गोली उन्हें बहुत पसंद आती है। जैसे मुफ्त की बोटी जो है, किसी चर्चा में जाकर के बस चेहरा दिखाने पे कुछ मुफ्त की बोटियां पहले मिला करती थी, तो वो मुफ्त की बोटी जो खाने में नंबर 1 रहते हैं, जो आगे बढ़ बढ़ के खाते हैं, उन्हें भी मानसिक नक्सली या दिमागी नक्सली कहा जाता है। अब वो कार्यक्रम बीते 10-12 वर्षों से बंद हो चुका है। अब चूंकि बंद हो चुका है तो बौखलाहट है, और बौखलाहट है तो वो कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं कर पा रहे। कांग्रेस दिशाहीन है ना, दिशाहीन महसूस कर रही है। उनको दिमाग देने वाला कोई नहीं है। वैसे वो बेदिमाग के काम करते ही हैं अक्सर। सदन में सबसे पुरानी या सबसे ज्यादा समय तक पक्ष में रहने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। अब उसे ये नहीं पता है कि शून्यकाल की क्या उपयोगिता होती है, प्रश्नकाल की क्या उपयोगिता होती है, और अगर आपको प्रश्न सरकार से बातचीत करनी है तो किस प्रकार से किया जाता है उसको। लेकिन अब इस तरह की बातें होंगी तो उसमें और क्या समझा जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक वो ह्यूम द्वारा 1819वीं सदी में स्थापित की गई थी, और आज भी आप देखिए तो उसमें किताबों में लिखा रहता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी शासन की सुरक्षा नली के लिए हुई थी। दूसरा एक प्रश्न सर मेरे बारे में जहन में बार बार आता है कि अंग्रेजी शासन में वो सबसे बड़ी सजा जो देते थे तो वो काला पानी की सजा होती थी, इनह्यूमन सजा होती थी, मतलब आपको मेंटली एकदम टॉर्चर कर दिया जाए। मैं जानना चाहता हूँ आज कांग्रेस के जानकारों से, कांग्रेस की माला जपने वालों से, कि कितने कांग्रेसियों को काला पानी की सजा मिली थी। कोई एकाध हो तो मेरा ज्ञान बढ़ाएं, मुझे बताएं। अब जो अर्बन नक्सल्स हैं या जो मेंटल नक्सल्स हैं, वो इन तरह के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं एक बार मधु जी के पास जाऊंगा। मधु जी, जो बात वैसी जी ने उठाया उसका तो मैं चाहूँगा उस पर आपकी टिप्पणी, और साथ में एक चीज़ और, जब अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद बुश ने कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है आतंकवाद के मुद्दे पे। क्या आपको लगता है कि नक्सल के मुद्दे पे भी हमारी सरकार की, जो उस पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, उस पर इसी तरीके की अगर पॉलिसी होती तो शायद इतने लोगों की जो जान, के करीब 8,000 लोगों की जान तो 2014 तक चली गई थी, उसके बाद भी करीब 2,000 लोगों की जान गई 2014 से लेकर के 2023 तक। 2025 के बाद से ये घटनाएं कम हुई हैं, और उसके बाद 2026 में तो पूरा 31 मार्च को उन्मूलन कर दिया मोदी की सरकार ने नक्सलियों को। क्या आपको लगता है कि नक्सलियों के प्रति कांग्रेस सरकार की कोई नीति नहीं थी, या सॉफ्ट थी कांग्रेस, और शायद यही वजह थी कि उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा था, और शायद यही वजह है कि कांग्रेसियों को जो 32 लोगों की जो हत्या की वहां पर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया? जी देखिए मुकेश जी, वस्तुतः मैं अगर याद करता हूं अमेरिका को, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि या तो आतंकवाद के मुद्दे पर आप हमारे साथ हैं या आतंकवादियों के साथ। हमारे देश में ऐसा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहा, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर पब्लिक में सही चीज जाएगी तो हमें उठाकर फेंक दिया जाएगा, जैसा कि हुआ। उसको बचाने के लिए वो वैचारिक रूप से समर्थन करते रहे। आप देखिए, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा की बात सुन रहा था, उन्होंने एक स्पष्ट बात कही, और वास्तव में मैं उससे सहमत हूं, कि पी चिदंबरम गृह मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के ही लोग नक्सलियों द्वारा मार दिए गए। उसके मारने के बावजूद भारत सरकार, देखिए सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर सरकार अपनी पर आ जाए। आपने देखा होगा 1975 में पूरे भारत की जनता एक तरफ थी, लेकिन सरकार एक तरफ थी। पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर देना, लोगों को जेल में डाल देना, लोगों को सड़ा देना, रिकॉर्ड नहीं है कितने लोग मार दिए गए। तो सरकार अगर चाहती, सरकार में अगर आत्मविश्वास होता, विल पावर होती, तो उसी समय नक्सलियों का सफाया हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? कि ये खुद इसका मतलब समर्थन करते थे, और इनकी ये पॉलिसी नहीं थी कि या तो आप हमारे साथ हैं या नक्सलियों के साथ हैं। ये लगातार 2014 तक रहा। अभी आप जैसे कह रहे थे कि 8,000 लोग मारे गए, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। आप अगर वास्तव में जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो शायद ये 8,000 20,000 में परिवर्तित हो जाए। जैसे जम्मू कश्मीर में
वहां के पंडित नहीं, बालके मैं तो ये फरारी 2004 के बाद के डेटा दे रहा हूँ आपको। 2004 के पहले भी तो था। 2004 के से लेकर 14 तक भी मुकेश जी ये सरकारी आंकड़ा है 8,000 का, वो आंकड़े सरकार ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा आपके। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। एक बार मैं अमित जी के पास जाऊंगा, देर से जुड़े। अमित जी स्वागत है आपका। और जो आपके पार्टी के नेता, दो नेताओं ने आज दिमागी नक्सल पे जो है उन्होंने अपनी टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री किनको कह रहे हैं, हालांकि संदर्भ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, लेकिन आप लोग अपने मन से संदर्भ निकाल रहे हैं। और लास्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी के हिसाब से मैं भी दिमागी नक्सल हूं। तो मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का बयान जो है वो हेमंत बिस्वा के बयान के बाद आया, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि मोदी जी के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने चिदम्बरम की जांच की बात कर दी, तो शायद इनकी भी जांच की बात करते तो बच गए, या बच के उन्होंने कहा। लेकिन ये संदर्भ आप लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं? देखिए, देश की आजादी का 80 साल हो गया। 80 साल में नक्सलवाद का मुद्दा रह ही जाता है। और प्रधानमंत्री जी रह गई बात हमारी पार्टी और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो प्रधानमंत्री जी का श्राप है। ये तो हम सबसे पहले 2013 की चुनाव हम तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने सारे मंच के ऊपर से उन्होंने पूरे देश में डंका बजाया था कि नक्सलवाद है, आतंकवादी है, पता ना क्या क्या बद्दी गालियां हमारे मुख्यमंत्री को दी। और उतना ही ज्यादा तेज तमाचा दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर चल दी। कहने का मतलब है कि देखिए, 80 साल से देश आजाद हुए 80 साल हो गया, नक्सलवाद का मुद्दा अभी आपका जा नहीं रहा है। आप बल्क में पेपर लीक कराइएगा, NIT का पेपर लीक कराइएगा, उसके बाद में लोग बेरोजगार होगा तो ये नक्सलवादी बनेंगे। वो क्या बनेंगे? वो तो अपनी तैयारी कर रहे थे कि इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब अच्छे एजुकेशन लेकर के, लेकिन उनका क्या भविष्य निकला? वो भविष्य आतंकवादी में भी, नक्सलवादी में बदल जाएगा, क्योंकि उनको तो प्लेटफॉर्म चाहिए। और प्लेटफॉर्म देने के बजाय प्रधानमंत्री जी किसी को नक्सलवाद बना दे, प्रधानमंत्री जी किसी को आतंकवाद बना दे। तो प्रधानमंत्री जी का अपना विचारधारा समझ में नहीं आ रहा है कि उनका किस तरीके से किया जाए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में SIR, अब जनगणना की बात आ गई कि आप जनगणना कराएंगे, उसमें 40 पॉइंट लिस्ट में उसका क्वेश्चन किया हुआ है कि आपको जवाब भी देना है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं जो सवाल पूछ रहा वो नहीं बोल रहे हैं कि आपके नेता ने ये क्यों कहा कि मैं भी दिमाग से नक्सल हूँ, मतलब क्यों? ये इसके पीछे संदर्भ वो नहीं, बाकी चीजों को दूसरे लोगों को कहा वो बात अलग है। अपने आप को नेता मैं मोदी जी के हिसाब से नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी जी के हिसाब से मैं भी, तो मोदी जी के हिसाब से अगर कहिएगा तो मोदी जी तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो युवाओं को नक्सलवाद की तरफ ढकेलने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो वही कह रहे हैं ना कि जो लोग आज के युवाओं को बहका करके नक्सलवाद की तरफ ले जा रहे हैं, देश के खिलाफ खड़े कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो नक्सल दिमाग, क्योंकि जो नक्सली दिखते हैं आपको सामने से, हाथ में बंदूक लिए, वर्दी लिए और जंगलों में या अलग ठिकानों पर रहते हैं, वैसे नक्सलियों का तो सफाया हो चुका है। आप कह नहीं सकते, वैसे तो 31 मार्च 2026 को सफाया होने का ऐलान सरकार ने कर दिया है उसका, लेकिन आपके दिमाग में जो नक्सल बैठा हुआ है उसका सफाया कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी ने हमें नक्सलवादी, आतंकवादी, चोर, लुटेरा, बेईमान, घुसखोर सारे कुछ बना दिया। हम तो कहते रहे कि जी हम आप ईमानदार हैं, हम ईमानदारी और मेहनत से काम करने आए, दिल्ली को सुविधा पहुंचाने, मूलभूत सुविधा जनता को देने आए। हम तो कह के आए थे, लेकिन हमारे एक एक मंत्री को लेकर के जेल में डालने का काम करते जो बिल्कुल निर्दोष थे। आज अरविंद केजरीवाल जी भी निर्दोष, संजय सिंह जी भी निर्दोष कोई नहीं है। अभी क्लीन चिट नहीं मिला, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, बेल मिल जाना क्लीन चिट मिलना थोड़ी होता है, बेल मिल जाना क्लीन चिट मिलना थोड़ी है। गजब बात कर रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, उनके सामने क्लीन चिट आप लोगों को अभी नहीं मिला है, क्लीन चिट नहीं मिला है, आप लोगों को बेल मिला है। देखिए क्लीन चिट, चलिए प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं। प्रदीप जी, लेकिन कहने, प्रदीप जी बोलिए प्रदीप जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आ रही आवाज। मुकेश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ समस्या क्या है कि यह है तो वैसे इंडिपेंडेंट पार्टी, लेकिन इंडी गठबंधन की सदस्य है। इंडी गठबंधन की सदस्य कहाँ है? जहां पे चुनाव नहीं हो रहे हो, जैसे ही चुनाव होते हैं ये अलग हो। तो ये भी एक पहचान है मानसिक नक्सल की। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सही कहा है, वो कोई गलत थोड़ी कहा है। ठीक है, चलिए हमारे पास समय की कमी है, मैं अमित जी के पास वापस एक बार जाऊंगा। अमित जी, आपके हिसाब से दिमागी नक्सल जो है वो कौन है?
देखिए, दिमागी नक्सल इन्होंने दिमाग में डाल रखा है प्रधानमंत्री जी, और नक्सलवाद बनाने का काम प्रधानमंत्री जी का। भाई नक्सलवाद को तो खत्म कर दिया उन्होंने। जो नक्सलवाद हम लोग और आप चर्चा करें उसको, वो तो खत्म हो चुका है। मैं एक बड़ा ही कांग्रेस के नहीं, इनके दिमाग से खत्म नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं आपसे 2-3 कैटेगरिकली सवाल पूछ रहा हूँ। जो हाफिज को साहब कहे, ओसामा को जी कहे, जो मेनन की किलिंग को जुडिशियल किलिंग कहे, जो बुरहान बानी को भटका हुआ नौजवान कहे, जो इशरत जहां को बेटी कहे, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? अमित जी देखिए, देश में कोई भी क्राइम एक इंसान नहीं, इसको क्या कहेंगे आप लोग? दिमागी नक्सल, और हर आदमी को सुधरने का एक मौका होना चाहिए। और दिमागी जी मुकेश जी, तो आपके हिसाब से जो याकूब मेनन को जो है एक बार मौका मिलना चाहिए था ये करना, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा करके चुनाव भी लड़वाते, तब फिर आपको हाफिज सईद को भी एक बार मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से, ओसामा बिन लादेन को भी मौका मिलना चाहिए। सब आप जिंदा रहते तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाते। आप गजब बात कर रहे हैं आप लोग भाई साहब। मुकेश जी आप बिल्कुल आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह। क्यों भाई ये क्यों भाई आतंकी को आतंकी कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी केवल क्यों कहेगी आतंकी? आप क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, आप क्यों नहीं कहेंगे आतंकी को आतंकी? केवल जनता पार्टी क्यों कहेगी? अरे भाई साहब, दुनिया बेवकूफ नहीं है। आप जो कह देंगे, आपके पास जवाब नहीं है तो बोल देंगे ये एंकर जो है बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैंने तो पूछा आपको, 4-5 आतंकियों के नाम लेकर के पूछा, आपने इसके लिए क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे मौका देंगे। तो हाफिज सईद को मौका देंगे, याकूब मेनन को मौका देंगे, आप टाइगर मेनन को मौका देंगे, आप किसको देंगे? दाऊद इब्राहिम को मौका देंगे? आप क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, बकवास कर रहे हैं आप लोग। बकवास है अमित जी, नहीं है तो बोलिए, अभी सोच के बताएंगे, नेता से पूछ के बताएंगे। ये आप कह दें कि हम मौका देंगे, ये कौन सा आर्गुमेंट है? अरे आपको नहीं पता है तो बोलिए, मैं केजरीवाल जी से पूछूंगा, संजय जी से पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा, मेरे पास नहीं है जवाब इसका। आप उसको कहेंगे मौका देंगे, हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा देंगे, सारे आतंकियों का चुनाव लड़वा देंगे। आपने पंजाब में लड़वाया भी है, ऐसा नहीं है, पंजाब में लड़वाया है आपने, बहुत सारे खालिस्तानी आपके विधायक और वो है आपके पार्टी में है। खैर चलिए, हमें इशारा हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। अमित जी आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, और हमारे पास प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी आपका, जो प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े आपका भी, और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका भी, और आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सवाल उठा था यहाँ पे दिमागी नक्सली के नाम पे, उस सवाल का जवाब किसी भी ना तो आम आदमी पार्टी ने दिया और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया। क्योंकि दिमागी नक्सल वो है, दिमागी नक्सल एक सोच है जो आपके दिमाग में है, और वो सोच आपके बोलने से, आपके दिखावे सामने से पता नहीं चलेगा जब तक आप उनकी गतिविधियों पर नज़र नहीं रखेंगे, जब तक उनके बयानों को आप गौर से सुनेंगे नहीं। क्योंकि ये नक्सली वो हैं जो हथियारबंद नक्सली से भी ज़्यादा खतरनाक है, और इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।